Good morning, my dear friends and my dear students. Again, welcome back in my dear chemistry classes. What's a beautiful name? Dear chemistry. केमिस्ट्री जो लोगों को कम प्रिय होती है, लेकिन मुझे प्रिय है और मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों को भी उतनी ही प्रिय रहे, और उसी कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ। आप देखते होंगे कि मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, एक चैप्टर मैंने केमिकल काइनेटिक्स से रखा है, और कितने दिनों से कितनी वीडियोज में बन रहा होगा। बहुत सारे यूट्यूब पे आप लोग वीडियोस देखते होंगे, 2-3 वीडियो में एक चैप्टर फिनिश हो जाता है। मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 50 वीडियो बन जाए और केमिकल काइनेटिक्स ना ख़त्म हो। तो मेरी क्लासरूम में भी यही प्रयास होता है बच्चों कि जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता हूँ तब तक मैं उस चीज़ को समझाना बंद नहीं करता। सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज़ द बेस्ट सेटिस्फैक्शन। अगर हम खुद अपनी बात से संतुष्ट नहीं हैं तो हम समझ सकते हैं कि मेरे सामने वाला भी संतुष्ट नहीं होगा। लास्ट टर्म पे हमने कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स 2 वीडियोज में आपको कम्प्लीटली समझाया। कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स समझाने के बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट वो भी आपको समझाया, और हमने बताया था कि इस वीडियो में हम आपको कुछ एक प्रॉब्लम कराएंगे इस पे बेस्ड। तो आज आपको कम से कम 2-3 न्यूमेरिकल करा दें जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहली प्रॉब्लम हम लोग बच्चों देखेंगे। बच्चों, we have 2 problems and we will solve it one by one. Firstly, we should understand the nature of the problem. किस टाइप की प्रॉब्लम है। बहुत इजी प्रॉब्लम है। हमने जो आपको ग्राफ प्लॉट किया था एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एवरेज एनर्जी से रिलेटेड, अगर ग्राफ आपके दिमाग में सेट हो जाए तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आपकी सॉल्व हो जाएगी। बच्चों प्लीज हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। For a reaction A plus B equal to C plus T, this is the reaction. Delta H equal to 20 kilojoule per mole. Delta H 20 kilojoule. Delta H change in enthalpy. Change in enthalpy. This is positive value. When enthalpy change is positive, the reaction is endothermic. आपको पहले भी पता है कि अगर एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच का मान पॉजिटिव है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, अगर डेल्टा एच का मान नेगेटिव है तो ये एक्सोथर्मिक होगा। एक बात क्लियर हो गई कि जो रिएक्शन लिखा हुआ है रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर का है। सो दिस डेल्टा एच वैल्यू इज द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड। द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन दैट इज EA फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज 85 किलोजूल पर मोल। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू दी हुई है 85 किलोजूल पर मोल, and we have to calculate the energy of activation for reverse reaction. So बच्चों अगर फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन, तो डेल्टा एच इक्वल टू 20 किलोजूल पर मोल, therefore the reaction is एंडोथर्मिक। बहुत जरूरी है इस चीज को ध्यान में रखना। रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन EAF, दिस इज इक्वल टू 85 किलोजूल पर मोल, एंड वी हैव टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिवर्स रिएक्शन। ये आपको कैलकुलेट करना है। मैंने आपको फार्मूला एक बताया था बच्चों लास्ट टर्म पे, लास्ट वीडियो में अगर आप देखिए तो डेल्टा एच की वैल्यू को कैलकुलेट करने एनर्जी एब्सॉर्ब्ड और एनर्जी रिलीज्ड, दिस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिवर्स रिएक्शन। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इस केस में आपको डेल्टा एच पता है, EAF पता है, EAR निकालना है। सो पुटिंग द वैल्यूज और पुटिंग द वैल्यूज वी हैव डेल्टा एच 20 इक्वल टू EAF, दिस इज 85 minus energy of activation for reverse reaction. This implies that energy of activation for reverse reaction equal to
85 minus 20 equal to 65 kilojoule per mole. So for reverse reaction, the energy of activation is 65 kilojoule per mole. So बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बच्चों। सबसे पहले हमको ये जान लेना चाहिए डेल्टा एच की वैल्यू से कि रिएक्शन का नेचर कैसा है। नेचर का मतलब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इसके बाद इस फार्मूले को यूज करना चाहिए डेल्टा एच। डेल्टा एच यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो सकती है। अगर एनर्जी रिलीज है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच का मान नेगेटिव रखेंगे। यहाँ पर डेल्टा एच का मान हम पॉजिटिव रख रहे हैं बिकॉज दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एक वैल्यू आपको पता है, दूसरी वैल्यू आप सीधे सीधे निकाल लेते हैं। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट रिएक्शन और पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 65 किलोजूल पर मोल। बच्चों अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन गिवन बाय द इक्वेशन H2 plus I2 equal to HF। बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, इसको आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। एक रिएक्शन है H2 plus I2 equal to 2HI। इसके लिए रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू दे दी गई है। आपको क्या करना है, यू हैव टू डिटरमाइन नंबर 1 द नेचर ऑफ द रिएक्शन। आपको इस वैल्यू से ये पता करना है, जो भी वैल्यूज आपको दी गई हैं उनसे ये पता करना है कि रिएक्शन का नेचर कैसा होगा, मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। और दूसरा डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन के लिए डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज की वैल्यू क्या है। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करें उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ। अगर वो याद रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी रहेगी। आपके पास एक फार्मूला तो ये हो गया, डेल्टा एच इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिवर्स रिएक्शन। एक ये हो गया। दूसरा चीज जो आपको याद रखना है, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड delta H is always negative. And for endothermic reaction, reactions, energy of activation of reverse reaction is less than energy of activation for forward reaction, and delta H is always पॉजिटिव। यानी रिएक्शन का क्राइटेरिया अगर आपको सेट करना है तो ये दोनों वैल्यूज आपको दिमाग में होनी चाहिए। और अगर इसको याद नहीं कर पाते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप अपनी मेमोरी में, मैं आपको ये ग्राफ फिर से बता देता हूं, केवल मेमोराइज करना है, दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर डालना है। कभी कभी ये चीजें भूल जाती हैं तो आप दो ग्राफ ये तुरंत रफली बनाएंगे, एक एक्सोथर्मिक के लिए एक एंडोथर्मिक के लिए। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। आपको पता है ये एक्सोथर्मिक है और ये एंडोथर्मिक है। क्यों? एक्सोथर्मिक में कुछ एनर्जी रिलीज होती है तो प्रोडक्ट की एनर्जी डाउन होती है। रिएक्टेंट की एनर्जी लेवल ये था और प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी डाउन हुई, जितनी एनर्जी डाउन हुई उतनी एनर्जी रिलीज हो गई। तो यहाँ पर ये डेल्टा एच का जो मान है वो नेगेटिव हो गया। और इसमें देखिए रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल था, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किया रिएक्टेंट्स ने तो एनर्जी इतनी इंक्रीज कर दी। यहाँ पर डेल्टा एच ये वैल्यू एनर्जी एब्जॉर्ब है और चूंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो ये पॉजिटिव वैल्यू होती है। आपको पता है ये जो वैल्यू है थ्रेशोल्ड एनर्जी की है। This is the energy of activation for forward reaction and this is the energy of activation for reverse reaction. इस केस में भी देख सकते हैं आप, this is the energy of activation for forward reaction
and this is the energy of activation for reverse reaction. तो आप देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिवर्स रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू फॉरवर्ड रिएक्शन से अधिक है. इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिवर्स रिएक्शन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और डेल्टा एच का मान नेगेटिव. एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए आप देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है उसकी वैल्यू रिवर्स रिएक्शन से कम है. तो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन energy of activation for reverse reaction is less than energy of activation for forward reaction. अगर ये आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं याद रहता है तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के लिए ये वैल्यू याद रहनी चाहिए. और केवल आप इस जो पीक है जो एनर्जी बैरियर है जहाँ पे एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स बनता है जो थ्रेशोल्ड एनर्जी के लेवल को शो करता है केवल रिएक्टेंट से इस ऊंचाई को प्रोडक्ट से इस ऊंचाई को आप सिंपली देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फॉरवर्ड या रिवर्स रिएक्शन में से किसके लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू कम है किसके लिए ज्यादा है. तो अब इस केस को हम लोग दूसरे केस को देखते हैं. ये रिएक्शन दिया हुआ है H2 + I2 = 2HI. इसके लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की एनर्जी की वैल्यू दी हुई है. गिवन दैट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन this is 162.7 kilojoule per mole and energy of activation for reverse reaction this is 177.8 kilojoule per mole. आप देख रहे हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिवर्स रिएक्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिवर्स रिएक्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन and this curve is for exothermic reaction. यहाँ से भी आप देख सकते हैं. तो ये nature of the reaction will be exothermic. Since energy of activation for reverse reaction is greater than energy of activation for forward reaction, therefore reaction is exothermic. तो पहला आंसर आ गया नेचर ऑफ द रिएक्शन एंड डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन. डेल्टा एच को कैलकुलेट करना है आपको. आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे. डेल्टा एच फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू आपको दी है दिस इज 162.7 माइनस 177.8 दिस इज किलो जूल. बच्चों यूनिट लिखना जरूर याद रखिए. कभी कभी हम जल्दबाजी में यूनिट लिखना भूल जाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन में जो आंसर आता है यूनिट लेस हो जाता है जो कि कभी कभी उसके लिए हमारे मार्क्स कट जाते हैं. तो आप देख रहे हैं नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी. सो -0.151 माइनस 15.1 किलो जूल पर मोल मीन्स माइनस वैल्यू शो करती है एनर्जी रिलीज्ड. एनर्जी रिलीज किसमें होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होगी. अगर आप ऐसे नहीं बताते हैं नेचर ऑफ रिएक्शन तो आप डेल्टा एच कैलकुलेट कर लीजिए और डेल्टा एच कैलकुलेट करने की जो सही फार्मूला है उसमें वैल्यू रख दीजिए. डेल्टा एच का मान नेगेटिव आता है तो एनर्जी तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा. डेल्टा एच का मान पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा. इसके आधार पर भी इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं. तो तरीके अलग अलग हैं. आप फार्मूला याद कर लीजिए, आप ग्राफ दिमाग में सेट रखिए या आप डेल्टा एच निकाल लीजिए. इसके बाद इसको आप बता दीजिए सीधे उल्टे कैसे भी जिस भी तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उस तरह से प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन में पहला आंसर आया नेचर ऑफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन इज -15.1 किलो जूल पर मोल. बच्चों अब एक और प्रॉब्लम हम लोग करेंगे जिसमें हम लोग को कोई प्रॉब्लम न्यूमेरिकली नहीं सॉल्व करना है, केवल माइंड सेट से इसको आपको सॉल्व करना है. तो ये दिस विल बी द प्रॉब्लम थर्ड. बच्चों दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम. इट्स a theoretical problem, not numerical problem. For endothermic reaction, we have the 4 options. What will be true for the endothermic reaction?
These are the four cases बच्चों. फर्स्ट केस है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज ग्रेटर देन डेल्टा एच. डेल्टा एच आप समझते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी रिलीज्ड, जो हम लोग कर्व में प्लॉट करते हैं. ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ग्रेटर देन डेल्टा एच, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लेस देन डेल्टा एच, एंड द फोर्थ ऑप्शन एनी वन ऑफ द अबव इज पॉसिबल. मतलब ऊपर तीनों में से कोई भी पॉसिबल हो. तो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन फर्स्ट ऑप्शन इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज ग्रेटर देन डेल्टा एच. इसको आप ऐसे देख सकते हैं, सिंपली मैं रफली बना दे रहा हूँ. ये रिएक्टेंट, और जब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट का लेवल है, प्रोडक्ट का लेवल है. प्रोडक्ट का लेवल हमेशा रिएक्टेंट के लेवल से, लेवल मतलब एनर्जी लेवल से अधिक होगा. इस तरह से आप कर सकते हैं. तो ऐसे में आप बच्चों ऐसे देखेंगे ना, ये है वैल्यू डेल्टा एच की, और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, दिस इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. आप इस कर्व को ही देख सकते हैं कि आपको पता ही होगा कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का लेवल है, ये एवरेज एनर्जी है. यहाँ पे कर्व को देखकर आप कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इज ग्रेटर देन डेल्टा एच. सो फर्स्ट ऑप्शन इज. अगर क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को बच्चों हम लोग एक्सोथर्मिक के लिए कर दें, बिना कुछ किए हुए इस प्रॉब्लम को हम फोर्थ प्रॉब्लम बना देते हैं और एंडो को एक्सो कर देते हैं, एक्सोथर्मिक. तो क्या होगा बच्चों, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं तो ऐसे में ऑप्शन 4 सही हो जाएगा. है बहुत मजेदार प्रॉब्लम है इस मामले में, क्योंकि फोर्थ मतलब एनी वन ऑफ द अबव इज पॉसिबल. एक्सोथर्मिक के केस में फर्स्ट ऑप्शन भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है. कैसे हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन का डायग्राम ये एंडोथर्मिक का बना हुआ है. मैं आपको तीनों डायग्राम अलग अलग बना के दिखाता हूं. reactant, product, delta H, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. इस केस में आप देखिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज ग्रेटर देन डेल्टा एच. दूसरा कर्व देखिए, in this case energy of activation equal to delta H. दूसरी कंडीशन, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट. और तीसरा केस बच्चों आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से. दिस इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, this is delta H. In this case आप इस कर्व को थोड़ा छोटा बनाएंगे तो ज़्यादा सही हो जाएगा. In this case energy of activation is less than delta H. तो बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए आपको तीनों ग्राफ ध्यान में रखना है. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मे बी ग्रेटर देन एनर्जी रिलीज्ड, energy of activation may be equal to energy released, energy of activation may be less than energy released. यानी तीनों केसेस एक्सोथर्मिक केसेस के उसमें पॉसिबल है, और इसलिए इस केस के लिए आपको तीनों डायग्राम अलग अलग बना करके आना चाहिए. तो बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन सभी के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन,
एनर्जी रिलीज्ड और एनर्जी एब्जॉर्ब, इन सारी कैलकुलेशन के लिए आपको जो फार्मूला हमने अब तक बताया वो सब अपने दिमाग में रखिए, याद रखिए, उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहिए। इस तरीके से बच्चों कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स का टॉपिक समाप्त हुआ। और मैं आपको बताऊं आगे हम लोग इसके पहले, इस टॉपिक के पहले हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ही पढ़ रहे थे। तो अब हम लोग को पढ़ना है द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से वो एक्सटर्नल फैक्टर हैं जिनके प्रेजेंस में किसी भी अभिक्रिया की गति बढ़ या घट जाती है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके पहले ही हमने कोलिजन थ्योरी आपको बीच में पढ़ाई, क्योंकि रिएक्शन रेट्स को प्रभावित करने वाले कारकों में कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टर्म का बार बार यूज होना है। ऐसे में ये थ्योरी जानना आपके लिए आवश्यक था। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी कंसेक्यूटिवली 3 वीडियोस के माध्यम से आप कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स और उस पर प्रॉब्लम आसानी से समझ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे द एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। उसके लिए तैयार रहिएगा। टिल देन स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। बाय।